नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज। हमने जो लास्ट पार्ट डिस्कस किया था उस पर हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे कि समुद्र विज्ञान क्या है। और जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो महासागरीय धाराओं से संबंधित था, जिसपे हमने जानने का प्रयास किया था महासागरीय धाराएं क्यों उत्पन्न होती हैं, उनके पीछे क्या कारण है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, जो हमारे पेपर से रिलेटेड पूछा जाता है। वो हम सब हमने जानने का प्रयास किया था। उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है, समुद्र विज्ञान का ही लास्ट पार्ट भी है। इसमें ज्वार भाटा आपने देखा होगा, समुद्र में अचानक जल की मात्रा में वृद्धि होती है एक समय, और फिर वो पीछे की ओर जल चला जाता है, तो यही ज्वार भाटा है। तो इसी को जब जल का जो क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए जल यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए आप बीच में यहाँ खड़े हुए हैं शाम के संध्या के समय, लेकिन जल मान लीजिए यहाँ तक आता है, केवल आपका समुद्र की लहरें जो आपकी यहाँ तक आती हैं, लेकिन ये लहरें यहाँ तक आ लीजिए आने लगे और थोड़ा सा इनकी ऊंचाई बढ़ जाए, तभी तो जब ऊंचाई बढ़ जाएगी तब ये यहाँ तक पहुंचेंगे। तो जो ये ऊंचाई बढ़ना होता है उसको ऊंचापन कहते हैं, ये ज्वार हो जाता है। और जब ये वापस जाने लगती है तो इसको भाटा बोलते हैं। तो ये समुद्री लहरें हैं, इनको ज्वार भाटा बोलते हैं। जल के चढ़ाव को ज्वार बोलते हैं और जल के गिराव को भाटा बोलते हैं। समान लैंग्वेज आप इसको समझ सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा चित्रों के माध्यम से समझेंगे तो आपको काफी कुछ आइडिया हो जाएगा कि ज्वार भाटा क्या है। तो ज्वार भाटा में चंद्रमा और सूर्य, इनकी आकर्षण शक्ति का बड़ा प्रभाव होता है। तो हम उनको थोड़ा सा समझ लेंगे। जिसमें चंद्रमा को तो हमें समझना ही पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव ज्वार भाटा पड़ता है। उसके पीछे कारण ये है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के काफी निकट है, करीब 3.5 लाख की दूरी है चंद्रमा की। तो उस हिसाब से ये चंद्रमा का प्रभाव यहाँ पर सूर्य पर पृथ्वी पर ज्यादा पड़ता है। तो कुछ चंद्रमा की विशेषताएं समझेंगे, फिर कुछ स्थितियों को समझेंगे, फिर ज्वार भाटा के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। और उस प्रकार से हम समुद्र विज्ञान का लेक्चर ओवरऑल कंप्लीट कर लेंगे। इससे संबंधित कुछ सवाल जो पूछे गए हैं, हालांकि इस पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन जो भी हैं वो हम सब डिस्कस कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा समुद्र विज्ञान एक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या है। पहली बात तो चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है, आपको पता है, सैटेलाइट है। ये नेचुरल सैटेलाइट है ना। आप लोगों ने देखा होगा सैटेलाइट एक भेजा जाता है कम्युनिकेशन के लिए। वो सब जो मैन मेड होते हैं, कृत्रिम उपग्रह होते हैं, लेकिन ये है प्राकृतिक उपग्रह। ये पृथ्वी की चक्कर लगाता है तथा इसे जीवाश्म उपग्रह कहते हैं। अब जीवाश्म उपग्रह का तात्पर्य यहाँ इस चीज से समझ लीजिए, जीवाश्म उपग्रह, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का ही किसी एक हिस्सा है जो टूटकर ये अलग हो गया था, है ना। तो ये पृथ्वी के एक तरीके का हिस्सा है। पृथ्वी को अगर जीव मान लें तो ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है, तो ये जीवाश्म उपग्रह इसको मान लेते हैं, है ना। ये थोड़ा सा हिस्सा है, ऐसा माना जाता है। अभी इस पर बहुत रिसर्च चल रही है। हमने चंद्रयान 2 भी भेजा था, आपको ये चंद्रयान 2 की डेट याद रखनी पड़ेगी। चंद्रयान 2 जो भेजा गया था हमारा, वो भेजा गया था 22 जुलाई 2019 को। ये डेट याद रखिएगा आप लोग। सतीश धवन केंद्र से भेजा गया था, सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से भेजा गया था। और इसमें विक्रम लैंडर करके एक नाम था। तो ये बस दो तीन चीजें याद रख लेंगे तो प्री में पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो आपको याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है, आप लोग जानते हैं। और ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। ये पृथ्वी की चक्कर, ये पृथ्वी है, ये चारों तरफ तो चक्कर लगाता ही है, लेकिन अपने आप में भी चक्कर लगाता है। तो ये अपने अक्ष पर जो लगभग दूरी तय करता है, वो जो पृथ्वी मान लीजिए 30 दिन में कंप्लीट करती है, तो ये पृथ्वी का चक्कर जो है 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा इस्लामिक कैलेंडर जो है वो चंद्र के जो स्थितियां हैं उनके अनुसार चलता है। इसलिए आपको देखने को मिलेंगे कि कभी कभार जो है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट में उनके त्योहारों का बड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि वो चंद्र से चलते हैं। और जो हिंदू कैलेंडर है वो सूर्य की गति पर निर्धारित है। तो हमारे जितने भी त्योहार होते हैं वो सूर्य की स्थिति पर निर्भर होते हैं, जबकि इस्लामिक जो त्योहार होते हैं वो चंद्र की स्थिति पर निर्भर होते हैं। चंद्रमा का जो अच्छी झुकाव है वो 5.14 है, ये डाटा याद रखिएगा। जो अच्छी झुकाव है वो 5.14 है। न केवल इसके लिए बल्कि कभी भी पूछा जा सकता है ये वाला डाटा 5.14। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए पृथ्वी का क्षेत्र है, तो ये चंद्रमा इधर ना होकर इधर पे है कुछ, ये है इसकी लोकेशन। और ये इस तरीके से घूम रहा है चारों तरफ,
जैसे पृथ्वी सूर्य है, तो पृथ्वी के सूर्य से सीधे लंबाई दूरी डायरेक्ट नहीं है, ये किसी ना किसी एंगल पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी प्रकार से ये जो है 5.14 झुका हुआ है। इसलिए सूर्य की जो रोशनी है वो किसी हिस्से, अगर कभी चंद्रमा सामने आ जाता है तो इसको हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। तो ये केवल जैसे ये रोशनी आ रही है तो इसकी जो छाया है वो पृथ्वी में मान लीजिए केवल इतने से हिस्से में पड़ती, तो केवल इतने में ही आपको सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अभी चर्चा करेंगे थोड़ा सा आगे, देखकर आगे इसको थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। देखिए ये आपको याद रखना है 5.14 डिग्री है इसका झुकाव। इसके बाद चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी पर 1.34 सेकंड में पहुंच जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये जो है ये परावर्तित करता है। तो विज्ञान में आपने शब्द पढ़ा होगा परावर्तित, रिफ्लेक्ट करता है, सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है और ये सूर्य की रोशनी को ये रिफ्लेक्ट करता है, पृथ्वी में इसका रिफ्लेक्शन आता है। चंद्रमा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलिनोग्राफी कहते हैं। इसको वैसे लैटिन भाषा में सेलिनो सेलिनो करके इसका शब्द है, और सेलिनो साइंस में जो है चंद्रमा विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, सेलिनोग्राफी इसको बोलते हैं। ठीक है, और वो सैलाइन होता है, SALIN ना, ये सैलाइन वाला मतलब होता है जिसमें हम लवणता के बारे में जानकारी करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रमा का भाग जो है पृथ्वी का लगभग वन बटे 81.3 है। मतलब ये लगभग 81.5 गुना जो है पृथ्वी की तुलना में छोटा है। जबकि इसके गुरुत्वीय त्वरण जो है वो 1.6 है। आप पृथ्वी का अगर मान लीजिए 10 है अगर ये गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसका जो है वो इसका 1/6 है, 1/6। ये आपको याद होना चाहिए 1/6 है। अगर तभी कभी कभी पूछा जाता है कि अगर पृथ्वी में किसी का भार अगर इतना है, अगर 60 kg है तो चंद्रमा में उसका भार कितना हो जाएगा, 1/6 उसको कर देंगे तो ये 10 बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है भार बराबर होता है M × G। M मतलब होता है भार और G मतलब होता है त्वरण। अगर पृथ्वी में भार देखना, अगर व्यक्ति जो है 60 किलो का है, ठीक है 60 किलो का है, और गुरुत्वाकर्षण बल भी उसमें लग रहा है 10, मान लीजिए आया पृथ्वी में, तो ये पृथ्वी में इसका भार 600 ग्राम हो जाएगा, 600 किलोग्राम दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ये 60 किलो का आदमी कहीं मान लीजिए कहीं से आया है पृथ्वी पर, ठीक है ना, इसका वजन 60 किलो है, निर्वात में मान लीजिए इसका वजन 60 किलो है, तो ये अब जब इस चंद्रमा पे जाएगा तो इसका वजन हो जाएगा 1/6। ये जो 10 पृथ्वी में है, चंद्रमा पे 1/6 हो जाएगा, तो इसका भाग जो हो जाएगा वो 10 kg हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी बेसिक बात है और आपको इसको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद ये भूकंपीय दृष्टिकोण से निष्क्रिय है, यहाँ पे भूकंपीय गतिविधियां नहीं है, ऐसा इसमें रिसर्च में है। लेकिन उल्का पिंड यहाँ पर गिरते रहते हैं तो हमेशा जो इसकी जो सतह है वो हिलती डुलती रह सकती है, कंपन हो सकता है इसलिए। और इसका पलायन वेग है इसका 2.83 किलोमीटर पर सेकेंड है, पृथ्वी का है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। इसलिए यहाँ से कभी वातावरण स्किप नहीं हो पाता है, वातावरण कभी छूट नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर पलायन वेग का मतलब होता है एक ऐसा मिनिमम वेग, एक ऐसी मिनिमम शक्ति जिसके माध्यम से उसका वातावरण हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका पलायन वेग 2.83 है, तो इसलिए यहाँ पर जो भी जो वातावरण है वो चंद्रमा पे, वो वहां पर टिक ही नहीं पाता है, और वो जो चंद्रमा की पकड़ है उतनी मजबूत नहीं हो पाती है और आसानी से वो छोड़ देते हैं। इसलिए इसका जो वायुमंडल है यहाँ पर नहीं मिलता है। पृथ्वी में ऐसा क्यों है, पृथ्वी में 11.2 है किलोमीटर पर सेकेंड, पृथ्वी में बहुत ज्यादा है 11.2। तो यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो गैसें हैं वो वायुमंडल को छोड़ ही नहीं पाती, इतनी स्पीड में मेंटेन कर ही नहीं पाती है। कभी भी इतना टेम्परेचर नहीं हो पाता कि इतनी स्पीड में मेंटेन कर सके, तो वो कभी छोड़कर नहीं जा पाती। लेकिन मान लीजिए आपको रॉकेट छुड़वाना है तो कम से कम उसको इतनी स्पीड देनी होगी तभी वो रॉकेट पृथ्वी का जो वातावरण है वो छोड़ सकता है। इसके बाद यहाँ देखते हैं बहुत सारे गड्ढे वड्ढे देखने को मिलते हैं चंद्रमा के, अगर आप पिक्चर देखें तो तो उनको कई नाम दिए गए हैं, केपलर, प्लेटो, कोपरनिकस, ये सब आप जानते हैं भूगोलवेत्ताओं के नाम है, खगोलवेत्ताओं के नाम है। और यहाँ पर कुछ सपाट स्थान है जिनको मारिया बोला जाता है, ये आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। और कुछ छोटे मोटे सागर जैसी इसमें आकृतियां दिखाई देती हैं, इनको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं, ठीक है, या सी ऑफ सॉबर बोलते हैं। ये आपको बहुत मतलब एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो याद रखिएगा। इसका प्रथम अंतरिक्ष यान है रूस का लूना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत ने 22 अक्टूबर 2008
22 अक्टूबर 2008 को पहला चंद्रयान भेजा था, ये सफल मिशन था हमारा। लेकिन 22 जुलाई 2019 ये दूसरा चंद्रयान भेजा था, ये असफल हो गया था। लेकिन इसके जो चंद्रमा की ऑर्बिट है उस पे हमने उसमें हमने सक्सेसफुल ऑर्बिट हमने ग्रहण कर ली थी। ठीक है ना। ऑर्बिट का मतलब होता है जैसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा में जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है इस ये तो ये ऑर्बिट हो गई। तो ऐसे चंद्रमा की भी अपनी एक सीमा है ऐसे, तो इधर पे इसकी ऑर्बिट हो गई। तो इस प्रकार से ऑर्बिट में तो हम सफल हो गए। लेकिन हम जो लैंडर था जिसको उतरना था, जो रिसर्च करने वाला था, वो असफल रूप से असफल हो गया था, वो उतर नहीं पाया था। आगे देखते हैं। ये तो मैंने आपको चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा बता दिया, बस आपको ये डेट याद रखनी है, 22 जुलाई और 22 अक्टूबर। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको मैंने बस जानकारी के लिए ही बताया। इसके बाद देख लेते हैं युति वियुति। ये एक प्रकार की स्थिति है, जैसे पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है। अब इन तीनों की स्थिति, क्योंकि पृथ्वी पे हम प्रभाव को देख रहे हैं, तो इन तीनों की स्थिति का जो अध्ययन है वह युति वियुति है, इसी को हम देखेंगे। तो युति वियुति का मतलब होता है ये सिजकी, इसको इंग्लिश में सिजकी भी बोलते हैं, सिजकी। ठीक है ना। इस तरीके से ये रहता है आपका सिजकी। तो इसमें सिचुएशन ये होती है कि जैसे ये पृथ्वी है, चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए, ये पृथ्वी है, ये मून है और ये सन है। ठीक है। जब ये तीनों सेम स्थिति में होते हैं, सन मून अर्थ या सन अर्थ मून, मतलब है ये एक लाइन पे ही ना, इस स्थिति को सिजकी बोलते हैं। ठीक है। और अगर चंद्रमा मान लीजिए इधर है और पृथ्वी इधर है और सन इधर पे, लगभग ये 90 डिग्री पर तीनों स्थापित है, तो इस स्थिति को क्वाड्रेटल बोलते हैं। मतलब एक क्वार्टर टाइप का ये बनाता है 90 डिग्री का। ठीक है। और ऊपर इसके बाद देख लेते हैं, ये सिजकी पोजीशन हो गई, सिजकी। अब सिजकी में भी दो पोजीशन होती हैं, अगर पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, सूर्य और चंद्रमा एक दिशा में है, ठीक है, तो इसको कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा और सूर्य अपोजिट दिशा में है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो इसको अपोजिशन बोलते हैं, अपोजिट लोकेशन। तो ये सब चीजें बस आपको बस एक बेसिक सा आइडिया होनी चाहिए। तो इसमें देखिए, यही मैंने आपको बनाया यहाँ पर कि अब चंद्रमा यहाँ बीच में आ जाएगा और इसका मैंने बताया था 5.14 डिग्री ये झुका हुआ है। तो अब ऐसी स्थिति आ जाती है तो सूर्य का जो प्रकाश है इसको पार कर नहीं पाएगा, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से में यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, बल्कि चंद्रमा की छाया पड़ेगी। तो चंद्रमा की जो छाया पड़ेगी तो यहाँ पर जो है आपको सूर्य ग्रहण की स्थिति दिखाई देगी। ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका सूर्य ग्रहण होता है। ये पूर्ण हो सकता है या आंशिक हो सकता है। मान लीजिए किसी स्थान पर ये आपको पूरी तरीके से लोकेशन सूर्य की नहीं दिखाई देगी, इस तरीके से इसकी पोजीशन हो गई है, तो इसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहेंगे। लेकिन अगर थोड़ी सी स्थिति इसकी इधर उधर है और थोड़ा बहुत रोशनी आ सकती है, तो इसको आप जो है आंशिक सूर्य ग्रहण करेंगे कहेंगे। इसके बाद आपने देखा होगा, जैसे ये सूर्य है, जब आपने कभी सूर्य ग्रहण आपको देखने का मौका मिले तो जिसको जरूर देखिएगा, जब चंद्रमा हटता है, धीरे धीरे हटता है, तो सूर्य की रोशनी धीरे धीरे इस तरीके से पहले इतना हिस्सा दिखाई देगा, फिर उसके बाद और हिस्सा दिखाई देगा, तो एक तरीके से ये रिंग की तरह दिखाई देता है। इसको वलय बोलते हैं, वलय, रिंग। तो रिंग की जो पोजीशन होती है वो इस तरीके की होती है। तो यहाँ पर भी सूर्य ग्रहण के समय ये स्थिति हो सकती है, कभी आपसे पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको ये चित्र के माध्यम से समझा दिया था, ये सिज की पोजीशन है सामने और इसके अपोजिट में ये क्वाड्रेटर सिचुएशन है। और अगर मून सूर्य एक ही ओर है तो इसको कंजक्शन बोलते हैं, और मून और सन के बीच में पृथ्वी है तो इसको अपोजिशन बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक अमावस्या, आप जानते हैं अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। अमावस्या की काली रात आपने नाम सुना होगा को, चंद्रमा नहीं दिखाई देता उस दिन। अमावस्या को सूर्य ग्रहण हो यह आवश्यक नहीं है, यह तभी होता है जब किसी स्थान विशेष के लिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पूरी तरह एक सीध में हो। तो वही मैंने आपको बताया कि इसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए ताकि सूर्य के प्रकाश को ढक सके, बस और कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से सूर्य ग्रहण हो सकता है। ठीक है। ये हीरक वलय मैंने आपको वही बात नहीं बताया, ये सूर्य है और चंद्रमा जब इसका जो क्षेत्र है उसको छोड़ता है तो धीरे धीरे पहले इतना सा सूर्य दिखाई देगा हमको, फिर थोड़ा सा अगली पोजीशन में इतना सूर्य दिखाई देगा, फिर अगली पोजीशन में इतना सूर्य दिखाई देगा, धीरे धीरे पूरा सूर्य जो है हटता चला जाता है। तो ये एक प्रकार के वलय दिखाई देते हैं। ये देखिए रिंग टाइप की संरचना बन रही है और ये हीरे की तरह चमकती हुई संरचना बन रही है, इसलिए इसको हीरक वलय बोलते हैं। इसके बाद वियुति। ठीक है।
वियुति के समय मैंने आपको बताया कि अभी अपोजिशन की जो स्थिति है वो है, सूर्य और चंद्रमा के पीछे पृथ्वी आ जाए। आप जानते हैं सूर्य की तो अपनी कोई रोशनी है नहीं, सूर्य सॉरी चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी है नहीं। सूर्य जब चंद्रमा में प्रकाश डालता है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, तब वो पृथ्वी में आता है। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए कि पृथ्वी आ जाए बीच में, और इस तरीके से उसकी लोकेशन हो कि सूर्य का जो रोशनी है वो चंद्रमा पे पड़ ही ना रही, चंद्रमा को क्रॉस कर जाए, तो इसका जो हिस्सा चमकने वाला था वो रिफ्लेक्शन में आएगा ही नहीं, इसका प्रकाश रिफ्लेक्शन पड़ेगा नहीं, तो ये पृथ्वी के जिस हिस्से में ये दिखाई दे रहा होगा वहां सब ये चंद्र ग्रहण की स्थिति हो जाएगी। इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो चंद्र ग्रहण की होती है। चंद्र ग्रहण ज्यादातर पूर्णमासी के दिन होता है। अब पूर्णमासी के दिन आप कहेंगे चंद्रमा तो बहुत चमकता है, फिर अंधेरा कैसे हो सकता है? एक्चुअली में ये पोजीशन पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था 5.14 डिग्री पर जो सूर्य है, चंद्रमा है, वो झुका हुआ है, तो उसकी लोकेशन है, ये मैंने आपको 2D में दिखाया है, लेकिन वास्तव में अगर आप देखें तो सूर्य ऐसा होगा, पृथ्वी ऐसी होगी, और चंद्रमा कुछ इस तरीके का लोकेशन वाला होगा। ये घूमते 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 मान लीजिए इधर आ गया, और इस तरीके से रोशनी पड़ रही है कि इस पे पृथ्वी बीच में आ जाती है, इस पर रोशनी पड़ ही नहीं रही है, ये वाला हिस्सा जो अंधेरे में चला जाएगा। लेकिन यही वाली स्थिति मान लीजिए यहाँ पर है और इसकी रोशनी इसमें पड़ रही है, तो पूरे हिस्से पे इसकी रोशनी पड़ेगी और बहुत बड़ी मात्रा में रिफ्लेक्शन होगा। तो पूर्णमासी का आप चांद कहते हैं उसको, पूर्णमासी का चांद, बहुत तेज रोशनी होती है, इसमें पूरा चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद देखते हैं चंद्रमा के संदर्भ में एक बड़ा शब्द है ब्लू मून। ब्लू मून किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभार पूछ सकता है। इसको एल्मनाक करके एक वैज्ञानिक खगोलवेत्ता थे, उन्होंने दिया था। उनके अनुसार संपूर्ण वर्ष को अगर 3-3 महीने के हिसाब से बांटे तो 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है 3-3 महीने में, क्योंकि 12 महीने होते हैं, 3-3 के हिसाब से बांट सकते हैं। तो एक पूर्णमासी से दूसरी पूर्णमासी के मध्य लगभग 29.5 दिनों का अंतर होता है। मैंने आपको बताया था ना भी, चंद्रमा जो है 29 दिन 14 घंटे 44 सेकंड में अपनी दूरी तय कंप्लीट करता है, पूरी पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है। तो 29.5 दिनों में ये जो अंतर पैदा होता है, अतः समानता प्रत्येक महीने में एक पूर्णमासी होनी चाहिए। कहने का मतलब यही हुआ ना, एक पूर्णमासी होगी 15 दिन में, एक आपकी जो है क्या बोलते हैं अंधेरा, जिसको हम बोलते हैं अमावस्या, एक अमावस्या होगी एक पूर्णमासी होगी। यही होता है 15-15 दिनों पर। लेकिन आप अगर 3-3 के हिसाब से बांटे तो हमें 3 महीनों में, अगर सामान्य स्थिति में देखो तो 3 पूर्णमासी होनी चाहिए और 3 जो है आपके अमावस्या होनी चाहिए। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक पूर्णमासी तो हो गई, लेकिन वहीं पर जो है उसी महीने में दूसरी पूर्णमासी भी पड़ गई, तो किस वाली पूर्णमासी को हम ब्लू मून की संज्ञा देते हैं? जो तीसरी पूर्णमासी होगी उसको हम ब्लू मून की संज्ञा देंगे, वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है। तो ये याद रखिएगा, मतलब 3 महीने में 4 पूर्णमासी, नियम कहता है कि 3 महीने में केवल 3 पूर्णमासी होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक महीने में एक होती है। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि 3 महीने में 4 पूर्णमासी पड़ती है, तो जो तीसरी वाली पूर्णमासी होती है उसको हम ब्लू मून की संज्ञा देते हैं। ये नहीं कि इसमें चंद्रमा ब्लू होकर चमकने लगता है, बस इसको ब्लू मून बोलते हैं। और ये लगभग 2.7 वर्ष, लगभग हर 3 वर्ष में ऐसी एक बार सिचुएशन आपको मिलेगी। उसके पीछे कारण यही है 21.5। धीरे धीरे आप देखेंगे तो बकायदा 15 दिन गैप क्रिएट कर देता है। एक साल मतलब आपके 3 साल के अंतर्गत ये 15 दिन का गैप हो जाता है। और आप जानते हैं 15 दिन में पूर्णमासी पड़ती है, 15 दिन में आपकी अमावस्या पड़ती है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो औसत दूरी है वो लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। लेकिन जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे समीप होता है तो इसे दूरी 3,56,000 हो जाती है, कुछ कम हो जाती है। आप देख रहे हैं करीब करीब 28,000 कम हो रही है डिस्टेंस। और जब ये पृथ्वी से दूर पे होता है तो करीब करीब ये आपका 4,66,000, तो आप ही समझ लीजिए करीब ये आपका 18,000 के आसपास और दूरी इसकी बढ़ जाती है। तो इसको जब वो दूरी होती है तो इसको उपभू बोलते हैं, और जब दूरी अधिक हो जाती है इसको अपभू बोलते हैं। आ मतलब होता है दूर, उ मतलब होता है पास, तो इस तरीके से याद रखिएगा। भू मतलब होता है यहाँ चंद्रमा से, भूमि मतलब पृथ्वी से जो दूर हो। इस प्रकार से उपभू हो गया और आपका अपभू हो गया। जब उपभू की स्थिति भी आ जाए, मान लीजिए चंद्रमा पास भी हो और उसी समय आपकी पूर्णमासी का भी आ जाए चीजें, और बहुत तेजी से आपका चंद्रमा चमक रहा हो, तो उसको सुपर मून की संज्ञा देते हैं, इसको सुपर मून बोलते हैं। ये चंद्रमास लिखा हुआ है, ये चंद्रमास नहीं चंद्र दिवस है। मतलब एक दिन में जो चंद्रमा है वो 24 घंटे 52 मिनट में लगभग लगभग एक ही पोजीशन पे दोबारा आ जाता है ना। थोड़ा बहुत पृथ्वी भी खिसक लेती है ना उस समय।
ये देखिए, ये पेरिजी है, ये 3,63,300, 4,05,500। तो ये देखिए पृथ्वी से दूरी कम है, इसको पेरिजी बोलते हैं, इसको उपभू बोलते हैं, ठीक है, मतलब नजदीक। और इसको बोलते हैं अपभू, इसको बोलते हैं मतलब दूरी। और इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि अगर ये स्थिति बनती है तो चंद्रमा जो है समान आकार से बड़ा दिखाई देता है, तो इसको सुपरमून की संज्ञा दी जाती है, तो इसको सुपरमून भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, अब ज्वार भाटा पे आ जाते हैं। ये तो हमने आपको समझ लिया, क्योंकि चंद्रमा की दूरी नजदीक दूर होता रहता है, तो उससे हमारी पृथ्वी पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपने न्यूटन का नाम सुना होगा, न्यूटन ने ज्वार भाटा संबंधित एक चीज बड़ी अच्छी बताई थी। उन्होंने माना था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी को आप थोड़ी देर के लिए सारे स्थल खत्म कर दीजिए, केवल मान लीजिए पृथ्वी में पूरा पानी ही पानी है। तो अब हमारे पास मून है और आपके पास सूर्य है ना। तो सूर्य का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, मून का अपना होता है। तो ये लोग निश्चित रूप से पृथ्वी पर अपना एक बल लगाते हैं। तो पृथ्वी पर जब ये बल लगाते हैं, तो मान लीजिए बल लगाया इन्होंने, आकर्षण बल। तो आकर्षण बल जब जल का खिंचाव होगा, तो जो पृथ्वी मान लीजिए हमारी पूरी जल से भरी हुई है, तो यहाँ जो जल है वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा, ये उठा हुआ जल आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन पृथ्वी हमेशा संतुलन में रहती है, तो जब जितना ये बल यहाँ लगाएगी, तो पृथ्वी उसके विरोध में उतना बल यहाँ लगाएगी, तो यहाँ पर भी जल जो है उड़ जाएगा। इसको आभासीय बल बोल देते हैं, है ना, सीडो फोर्स बोल देते हैं। और यहाँ पर जो जल है वो बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से जो उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है, यहाँ पे ज्वार जल जो है अधिक मात्रा में आ गया और यहाँ पर गिर गया। तो इस प्रकार से ज्वार भाटा की उन्होंने उत्पत्ति बताई थी, जिसमें उन्होंने माना था पूरी पृथ्वी को अगर हम जल मान लें तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति को समझा जा सकता है। तो आप समझ लीजिए न्यूटन कितने भी अ, महान वैज्ञानिक रहे हैं, कितना वैज्ञानिक महान थे वो, कि आप उनको हर जगह देख सकते हैं। भौतिक विज्ञान में यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, केमिस्ट्री वगैरह में, और आपका ज्योग्राफी वगैरह में उनका बड़ा योगदान है। तो यही यहाँ पे लिखा, ये तीनों शब्द याद रखिएगा, पृथ्वी, चांद और सूर्य, तीनों तीनों चीजों का आकर्षण बल का प्रभाव होता है, तभी आपके जो है ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। जब समुद्री जल ऊपर आता है तो इसको ज्वार बोलते हैं, जब नीचे जाता है तो इसको भाटा बोलते हैं। चूंकि चंद्रमा हमारे पृथ्वी से करीब 3,84,400 किलोमीटर है, तो ये नजदीक है बहुत, तो चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा पड़ता है इसमें। सूर्य भी अगर इसमें सामने सम्मिलित हो जाए तो अत्यंत बड़े बड़े ज्वार आते हैं। मान लीजिए चंद्रमा की दूरी पास होगी, सबसे नजदीक वाले दूरी पर है, 3 लाख करीब 56,000 के आसपास डिस्टेंस में है वो, तो आप ही समझ लीजिए बहुत ऊंचे ऊंचे ज्वार आएंगे। तो चंद्रमा के आकर्षण शक्ति का पृथ्वी के सागरी जल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। एक दिन में प्रत्येक स्थान पर समानतः 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं। ये क्यों आते हैं 2 ज्वार 2 भाटा, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, चंद्रमा है वो घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, आज इस लोकेशन में, अभी इस लोकेशन में, अभी इस लोकेशन में, अभी इस लोकेशन में, अभी इस लोकेशन में, ठीक है। मान लीजिए मैंने लोकेशन बना दी, ये ए पोजीशन पे है, ये आपकी बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। और ये जो लोकेशन है ये एक्स है, और ये लोकेशन जो है ये वाई है। मान लीजिए चंद्रमा इधर है, इसने अपना बल लगाया आकर्षण बल, तो ये जल खींचा। तो पृथ्वी भी इसको बैलेंस करने के लिए इधर अपना विरोध में बल लगाएगी, प्रतिकर्षण, तो इधर भी जल खींचा, तो इधर पे आपका जो जल है वो उड़ जाएगा। तो यानी यहाँ पर भी उच्च ज्वार आएगा, यहाँ पर भी उच्च ज्वार आएगा, ठीक है। तो इस स्थान पर मतलब वाई स्थान पर भी एक ज्वार आ रहा है, और यहाँ पर भी एक ज्वार आ रहा है। इस वाले एक्स स्थान पर भी एक ज्वार हो गया, वाई स्थान पर भी एक ज्वार हो गया। और इधर पे ये मान लीजिए अगर लोकेशन जो है एम और एन है, तो एम पर पानी गिर जाएगा, तो इसको पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, खिंचाव हो गया ना इधर पे, तो इधर पे जो पानी है वो उसकी सतह कम हो जाएगी, तो एम और एन पर जो है भाटा हो जाएगा, मतलब ज्वार नहीं होगा, वहां पर भाटा की स्थिति होगी। वही जब ये चंद्रमा तो अब रुका हुआ तो है नहीं, वो चल रहा है लगातार, ऐसे चलता रहेगा, और पृथ्वी भी लगातार चल रही है। तो एक समय आएगा जब चंद्रमा इस वाली लोकेशन पे आएगा, वाई स्थान के सामने, है ना। वाई स्थान पर जब सामने आएगा तो फिर इधर पे वो बल लगाएगा, पृथ्वी इसके विरोध में इधर बल लगाएगी। तो वाई के जस्ट अपोजिट यहाँ एक्स है, तो एक बार चंद्रमा एक्स में बल लगाता है और पृथ्वी वाई पर बल लगाती है, और एक बार चंद्रमा वाई पर बल लगाता है, पृथ्वी एक्स पर बल लगाती है, तो एक बार में एक्स पर 2 बार ज्वार आ जाएंगे, है ना, और वाई पर 2 बार ज्वार आ जाएंगे। वही मैंने इसमें यहाँ लिखा है, 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा होते हैं। तो यहाँ पर अब जब ये बार बार झुक जाएगा, तो यहाँ पर 2 बार यहाँ पर भी भाटा हो जाएगा, 2 बार भाटा यहाँ पर हो जाएगा, और
आप चंद्रमा यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी इसी तरीके से एक बार जल खींचेगा, तो यहाँ पर भी 2 बार ज्वार हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 बार ज्वार हो जाएगा। तो यही मैंने चीज आपको ज्वार भाटा में यहाँ समझाने का प्रयास किया। ज्वार भाटा कुछ प्रकार देख लीजिए, दूर दीर्घ और उच्च ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार, अयनवर्ती, विषुवतरेखी, लघु और निम्न मिश्रित ज्वार। थोड़ा तेजी से समझते हैं इसको। दीर्घ और उच्च ज्वार क्या मतलब होता है? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, मैंने अभी आपको बताया, अमावस्या पूर्णिमा के दिन पृथ्वी, सूर्य और जो है वो समान एक सीध में होते हैं, ठीक है। तो इनका इनका जो आकर्षण बल है, जब एक सीध में होंगे तो इनकी जो डिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ कम होगी। तो इससे क्या होता है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो ज्वार है, मान लीजिए रोज आते हैं 10 मीटर के, तो इस दिन थोड़ा सा 12 मीटर या 15 मीटर, 20% इसमें इसमें लिखा हुआ है कि इसकी ऊंचाई से लगभग 20% अधिक ऊंचाई के ज्वार आपको दिखाई देंगे। इसको दीर्घ ज्वार बोलते हैं। ये कब आते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। ये आपको लाइन याद रखनी है। दैनिक ज्वार, एक दिन में आप जानते हैं एक स्थान पर 2 बार ज्वार आते हैं और 2 बार भाटा आते हैं, तो इसको दैनिक ज्वार बोलते हैं। लेकिन कोई स्थान ऐसे होते हैं जहां पर केवल एक बार ही ज्वार आता है। ये स्थिति पर डिपेंड करता है ना। न्यूटन ने इसलिए बोला था क्योंकि उनका मानना था कि पृथ्वी पूरी जलमग्न है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से में 71% ही तो जल है, शेष 29% में आपके पानी है, वो सॉरी महाद्वीप है। तो ऐसा तो नहीं है सभी जगह पानी है, तो कहीं कहीं पे ये स्थिति बदल जाती है। तो जहां केवल एक दैनिक ज्वार आता है, एक भाटा आता है, मतलब वहां पर केवल एक ज्वार एक भाटा आता है, तो उसको हम दैनिक ज्वार बोलते हैं। ये मैक्सिको की खाड़ी और फिलीपींस द्वीप में मिलता है। आपको ये है मैक्सिको की खाड़ी और आपका ये फिलीपींस का द्वीप है। यहाँ पर ये एक बार केवल दिन में ज्वार आता है। इसके बाद अर्धदैनिक ज्वार, इसका मतलब होता है जब किसी स्थान पर दिन में 2 बार आए, 12 घंटे 26 मिनट। अभी 12 घंटे 26 मिनट आपने कैसे काउंट किया? मैंने आपको बताया कि चंद्रमा जो है अपने जो धुरी पर है वो 24 घंटे और 52 मिनट में चक्कर लगा पाता है ना। और पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है लगातार, पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है, चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है। तो वास्तव में जो उसकी एक्स और वाई की जो मैंने पोजीशन बताई थी आपको, रियल वाली, ठीक है, एक्स और वाई की मैंने पोजीशन आपको बताई थी। जैसे मान लीजिए अभी चंद्रमा की लोकेशन ये है, एक्स वाले पर चमक रहा है ये, ठीक है। जब ये दोबारा लौट कर आएगा यहाँ पर, तब तक पृथ्वी भी थोड़ा सा आगे खिसक गई होगी, चंद्रमा भी थोड़ा सा आगे खिसक गया होगा। इसकी एक्स की वास्तविक लोकेशन जो है ये यहाँ पर होगी, ठीक है। और इसको इस डिस्टेंस को दूर करने के लिए 24 मिनट और सॉरी 52 मिनट और अतिरिक्त देना पड़ेगा चंद्रमा को। पृथ्वी भी क्योंकि घूम रही है और चंद्रमा भी घूम रहा है ना, तो इसलिए ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ी हुई प्रतीत होती है। तो 24 घंटे 52 मिनट में जो उसी स्थान पर चंद्रमा दोबारा से चमकता हुआ दिखाई देगा। जैसे एक्स स्थान पर ये 1 बजे चमक रहा था 1 PM पर, तो कल ये 1:52 PM पर इसी स्थान पर चमके। ये इसकी स्थिति होगी वास्तविक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रित ज्वार, जहां पर एक दैनिक ज्वार और अर्धदैनिक ज्वार दोनों प्रकार के ज्वार भाटा का अनुभव होता है। दैनिक ज्वार मैंने आपको बता दिया, मतलब एक ज्वार आता है। अर्धदैनिक ज्वार मतलब वहां पर 2 ज्वार भी आप देख सकते हैं। दोनों टाइप के ज्वार वहां पर आपको मिलेंगे। मिश्रित अनुभव होता है किसी स्थान पर, तो उसको मिश्रित ज्वार बोलते हैं। दोनों ज्वार दिखाई देंगे। अयनवर्ती ज्वार, तो आपको मैं पहले बता दूं अयनवर्ती का मतलब क्या होता है। अयनवर्ती का मतलब होता है जैसे ये विषुवत रेखा 0 डिग्री और ये 23.5 डिग्री कर्क है, ये 23.5 डिग्री मकर है, तो इसको अयनवर्ती बोलते हैं। ये अयनवर्ती क्षेत्र हो गया, ये वाला, ये अयनवर्ती क्षेत्र हो गया ये वाला। 23.5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ये अयनवर्ती है। 23.5 डिग्री से लेकर ये 30 डिग्री अयनवर्ती। जब कर्क या मकर रेखा पर सूर्य जो चंद्रमा है उसका झुकाव देखने को मिलता है, तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार के ज्वार भाटा मिलते हैं। विशेष प्रकार के क्या ज्वार भाटा, मतलब ज्वार भाटा वही है जो समानता होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर आ जाता है ऊंचाई पर। तो इनको इनको जो है हम अयनवर्तीय ज्वार कहते हैं। जब विषुवत रेखा में चंद्रमा चमक रहा हो, यहाँ पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति हो उससे संबंधित, तो उसको विषुवत रेखी ज्वार कहते हैं। लघु या निम्न ज्वार का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया ये पृथ्वी है। अब मान लीजिए इसमें जल इस ओर खिंच गया, इस ओर खिंच गया, तो इधर पे जो जल था वो कम कम हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि सूर्य इस तरफ होता है, चंद्रमा जो है आपके इधर होता है। मैंने आपको बताया ना ये आपका एक 90 डिग्री के हिसाब से ही स्थापित होते, पृथ्वी आपके बीच में हो गई। तो होता क्या है वास्तव में कि चंद्रमा यहाँ पर अपना जोर लगा रहा है, आकर्षण बल, और सूर्य अपना यहाँ लगा रहा है।
तो इनका जो औसत आकर्षण बल है वो कम हो जाएगा। तो जितना ज्वार आना चाहिए लगभग उससे थोड़ा सा कम परसेंटेज में ज्वार की ऊंचाई हो जाती है, तो इसको जो है लघु या निम्न ज्वार बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको उच्च ज्वार पढ़ाया था ना, ये इसमें ज्वार की ऊंचाई जो है लगभग 20% बढ़ जाती है। वहीं जो है निम्न ज्वार में या लघु ज्वार में लगभग 20% जो ऊंचाई है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने ज्वार भाटा का ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और इसमें इतना ही था। थोड़ा थोड़ा इसमें शब्द बस आपको पता होना चाहिए, जैसे लघु और निम्न ज्वार क्या होता है, अयनवर्ती और विषुवतरेखी ज्वार क्या होता है, मिश्रित ज्वार से आप क्या समझते हैं, इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए बस। इससे ज्यादा कुछ इसमें ज्वार भाटा में नहीं पूछा जाता है। और ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है, आकर्षण शक्ति किसकी, तीनों बॉडी की। तो हम लोगों ने इस पर चर्चा की। तीनों बॉडी मतलब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, तीनों की बॉडी की जो आकर्षण शक्ति उनका प्रभाव की वजह से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। इसके ज्वार भाटा के विभिन्न प्रभाव होते हैं, कहीं विनाशकारी होते हैं, कहीं लाभकारी होते हैं। जैसे जहां जल नहीं पहुंचता है वहां ज्वार भाटा की वजह से जल तक पहुंचता है। और आपने देखा होगा मैंग्रोव वन तरफ, वहां पर भी जो पानी की उपलब्धता है वो ज्वार भाटा के कारण ही उत्पन्न हो पाती है। वेटलैंड कई प्रकार के जो है वो ज्वार भाटा से ही बन पाते हैं, क्योंकि वहां पानी जमा हो जाता है तो नए नए वेटलैंड बन जाते हैं। लेकिन वहीं ज्वार भाटा बहुत बड़ी सुनामी के रूप में आए, मान लीजिए तरंग बहुत बड़ी हो जाए जो मानव त्रासदी के रूप में आए, तो यही ज्वार भाटा विनाशकारी हो जाता है, इसको हम सुनामी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने ज्वार भाटा को समझ लिया। ज्वार भाटा में इतना ही था, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है। आप बेफिक्र रहिए। इसके जो मुश्किल से 4 या 5 या 10 सवाल जो भी होंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आ, आज फिर इतना ही है हमारे पास, ठीक है। तो फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, पेपर नज़दीक है। अ, आपको अधिक से अधिक करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा जोर देना है लास्ट के 3-4 महीने पे। और साथ में जो मैंने आपको ये पढ़ाया है, आपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे, उससे पढ़ लीजिए। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा हो इससे देख लीजिए। इसके अतिरिक्त आप अगर चाहें तो आपको कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो इस प्रकार से हमने ज्वार भाटा का ये ज्योग्राफिकल लेक्चर सीरीज समझ लिया है। समुद्र विज्ञान लगभग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके सवाल हल कर लेंगे तो हमारा समुद्र विज्ञान पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज फिर इतना ही रखेंगे, हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।